अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। तो बच्चों, ये आज हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी की 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 और आपका जो बायो का जो बुक है उसमें जो पेज नंबर है वो दिया गया है 33। ठीक है, 33 पे लिखा हुआ है हमारे पास एम्स एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के एम्स क्या हैं? एम्स होता है मकासिद, इसके मकासिद क्या हैं? ठीक है, क्लासिफिकेशन के वो आज हम स्टडी करेंगे। कल हमने जो स्टडी किया था वो था हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद हमने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और एम्स प्रिंसिपल के जो इंट्रोडक्शन था उसको हमने रीलोड किया। और आज हमारे पास है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको हम स्टडी करेंगे कि ये क्या होती है और टैक्सोनॉमी हायरार्की पढ़ेंगे। पेज नंबर आपका जो है वो 33 है और वहाँ पे एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है टैक्सोनॉमी की और दूसरी डेफिनेशन है सिस्टमेटिक्स की। तो आपको इसकी डेफिनेशंस भी बोर्ड में आ सकती हैं, डिफाइन टैक्सोनॉमी या डिफाइन सिस्टमेटिक्स, या आपको इन दोनों में फ़र्क भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। ठीक है, टर्म्स ऑफ टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स, इस किस्म का आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जो पढ़ते हैं वो हमारे पास टैक्सोनॉमी की है और इसकी डेफिनेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में भी स्टडी की थी। तो यहाँ से आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन। कहते हैं कि बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। इस कॉल्ड टैक्सोनॉमी, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। और आगे यहीं से द एंड द से दूसरी डेफिनेशन है वो आप देख ले, द ब्रांच विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन। ऐसी ब्रांच जो क्लासिफिकेशन तो करती है, आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, लेकिन साथ साथ क्या करती है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी देखती है। यानी कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये होता है कि वो वक्त के साथ साथ किस तरह बदला, कोई भी स्पीशीज किस तरह चेंज हुई, कैसे वो उसमें क्या चेंज आया। तो अगर हम उस चीज़ को देखेंगे तो उसको हम कहेंगे सिस्टमेटिक्स। ठीक है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। तो ये दो डेफिनेशन है। अगर हम क्लासिफिकेशन जस्ट करेंगे तो वो टैक्सोनॉमी कहलाएगी, अगर हम उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखेंगे तो वो क्या कहलाएगी, वो सिस्टमेटिक्स कहलाएगी। अब इसके यही दो एम्स यहाँ पे नीचे दिए गए, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ये दोनों इसके क्या है, एम्स है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आपने ये जो दो लाइनें हैं ये आपने लिखनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू डिटरमिन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। पहला तो ये एम्स है कि हमें उनकी सिमिलैरिटीज को पता लगाना पड़ेगा, उनके डिफरेंसेस का पता लगाना पड़ेगा जानदार के, ताकि हम उनको इजीली स्टडी कर सकें। दूसरा पॉइंट वो ये कह रहा है कि उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता करनी पड़ेगी कि वो उसके बावजूद कौन थे। ठीक है, वो अभी हमें आगे जाके ना एग्जाम्पल पढ़ेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। मतलब इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया वो जानदार, किस तरह से वो मार्ज वजूद में आया। तो अगर हम ये चीज़ स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच कहलाएगी सिस्टमेटिक्स और ये इसका सेकेंड पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ। तो वो कह रहा है कि क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द रिलेशन अमंग ऑर्गेनिज्म सच एज रिलेशनशिप इज गोट थ्रू द सिमिलैरिटी। कहते हैं कि जैसे जानदारों के दरमियान में रिलेशन होता है, उन जानदारों के दरमियान में रिलेशन होता है जो आपस में ज़्यादा सिमिलर होते हैं, एक जैसे मिलते हैं, मिलते जुलते हैं। जैसे पिजन और स्पैरो आपस में मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगी। ठीक है, तो वो आगे आगे एग्जाम्पल आएगी फिर आप पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि दी सिमिलैरिटी सजेस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड वन अनदर। ये जो सिमिलैरिटीज होती हैं यही सजेस्ट करती हैं कि हर जानदार एक दूसरे से मिलता है और उनका किसी ना किसी पॉइंट पे कोई जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज का कोई पॉइंट ना वो एक जैसा है। ठीक है, मिलता जुलता है। हाउएवर सम ऑर्गेनिज्म आर मोर क्लोजली रिलेटेड अदर, लेकिन कुछ एक दूसरे से इतने ज़्यादा मिलते हैं कि हमें शक हो जाता है कि शायद ये दोनों कज़न है। ठीक है, ये वो होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बता रहा है स्पैरो जो है मोर क्लोजली रिलेटेड द पिजन्स, ये स्पैरो जो है पिजन्स यानी कि कबूतर से ज़्यादा मिलती है। देन टू इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की निस्बत आपके पास अगर तीन चीज़ें हैं, एक स्पैरो, नंबर 2 पिजन्स, नंबर 3 कॉकरोच। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे इन तीन जानदारों के दरमियान में ये बताएं कि सबसे ये आपस में मिलते कौन हैं। तो आप जाहिर सी बात आप बताओगे स्पैरो और पिजन आपस में मिलते हैं, कॉकरोच तो नहीं मिलता, तो वो एक इंसेक्ट्स है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि पिजन और स्पैरो जो है ना वो आपस में मिलते हैं। इनकी जब हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो हमें पता चलता है हज़ारों लाखों साल पहले इनके जो आबावजदाद थे वो एक ही थे। उसके बाद फिर चेंजेस आई, चेंजेस आने के बाद फिर स्पैरो अलग हो गई, मार्ज वजूद में आई, और पिजन्स अलग मार्ज वजूद में आया। ठीक है, तो ये इसका मतलब कहने का मतलब ये है आगे, इट मीन्स दैट
फार्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, ये देखिए आगे वो बता भी रहा है कि दोनों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कॉमन है, एक जैसी है। आप ये समझें कि एक ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है, इन दोनों लाइंस को आपस में मिलाने वाली एक ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये। तो ये जो दो लाइनें मिल रही हैं, ये स्पैरो है, ये पिजन है, जो अलग-अलग हो चुकी है, लेकिन इन दोनों का एंसेस्टर एक ही था, बहुत एक ही था, ठीक है। तो वो ये है, ये वो कहने का मतलब है। आगे आपके जो बुक है, बुक के ऊपर लास्ट वाला पैराग्राफ है इसका, वो यहाँ से व्हेन से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या व्हेन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, जब जो साइंसदान होते हैं वो इसको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? सिमिलैरिटीज़ देखते हैं कि जानवरों में क्या सिमिलैरिटीज़ है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, ठीक है। और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी देखते हैं कि वो डेवलपमेंट कैसे होते हैं, यानी कि आप ये देखेंगे कि जो एक एम्ब्रियो से पिजन्स कैसे मार्ज वजूद में आया और एक एम्ब्रियो से स्पैरो कैसे मार्ज वजूद में आई, तो ये डेवलपमेंट होती है उसको, तो वो डेवलपमेंट देखेंगे कि वो कैसे है। मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड, और आजकल तो एक बड़ा जदीद निज़ाम है हमारे पास जिसको हम कहते हैं डीएनए का, जेनेटिक्स का, तो उससे भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सा जानवर आपस में मिलता है। देखिए जैसे पिजन और स्पैरो आपस में मिल रही है ना, तो उनका डीएनए भी आपस में ज़्यादा मैच कर रहा होगा, ठीक है, कॉकरोच की निस्बत। कॉकरोच का डीएनए बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो हमें उसकी तरतीब से भी अंदाजा हो जाएगा कि ये वाकई आपस में ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो वो यही कहना है, मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड एन अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टैक्सोनोमिस्ट, वो भी टैक्सोनोमिस्ट को इस काम के लिए हेल्प करते हैं। कहते सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखते हैं इन द डीएनए में of two studied organism can be used to getting idea similarities different their structure। वो कहते हैं फिर हमें क्या करते हैं कि सिमिलैरिटी डिफरेंसेस देखने के बाद उनके डीएनए को स्टडी करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, डाटा इकट्ठा करने के बाद फिर उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखते हैं क्या है, ठीक है। जैसे आप चाहे वो स्पैरो और पिजन आपस में मिलते जरूर है, स्ट्रक्चर्स क्या है, उनके जो पर होते हैं उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट होगी, स्पैरो की डिफरेंट होगी, पिजन्स की डिफरेंट होगी, इसलिए तो पिजन जो है वो सारा दिन उड़ता रहता है, लेकिन स्पैरो जो है वो सारा दिन नहीं उड़ती रहती, वो थोड़ी देर उड़ेगी और बैठ जाएगी। तो ये उनकी स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि वो कैसी है। फंक्शन दोनों का सेम ही है, वो भी फंक्शन ये है कि पिजन भी परों से उड़ता है और स्पैरो भी पर से उड़ती है, दोनों उड़ते हैं, फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये होता है। और किसी का फंक्शन डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखें पर जो हैं वो तो क्या कहते हैं उसके पिजन के भी हैं, और पर जो है वो मुर्गी के भी हैं, लेकिन स्ट्रक्चर तो सेम हो गया उनका, लेकिन उनका फंक्शन क्या है, मुर्गी उड़ नहीं सकती, लेकिन जबकि पिजन जो है वो उड़ सकता है, तो ये इसका फंक्शन डिफरेंट आ जाता है। तो ये हमारे पास आता है, किसी का स्ट्रक्चर सेम होता है, किसी का फंक्शन सेम होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था टॉपिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हम किस बेस पे उसको डिवाइड करते हैं। अगर आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाए तो आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल से लेके आपने यहाँ तक सारा लिखना है, तो ये इसका मतलब आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपका ही पेज नंबर 33 और टेक्स्ट बुक का, और लास्ट वाला पैराग्राफ वहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सोनॉमी हायरार्ची। इसको हम पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमी हायरार्ची क्या होती है। अच्छा, टैक्सोनॉमी हायरार्ची इसका मतलब मैं पहले बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइज करना लोगों को, ठीक है, इनटू डिफरेंट रैंक्स, मुख्तलिफ रैंक्स में। रैंक्स ये होता है किसी का रुतबा छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। जैसे अगर आप स्कूल में, आपने स्कूल को ही देखें तो स्कूल में सबसे जो ज़्यादा रैंक होता है वो होती है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल के बाद फिर आ जाता है हमारे कोऑर्डिनेटर का, कोऑर्डिनेटर के बाद फिर आ जाता है टीचर्स का, टीचर्स के बाद फिर स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये एक रैंक्स होता है हर एक का अपना अपना, जो अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह हम क्या करते हैं कि हम जानवरों को मुख्तलिफ रैंक्स में डिवाइड करते हैं। वो रैंक्स कहाँ पे है, कैसे है, किस तरह उसको हम स्टडी करते हैं, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे टैक्सोनॉमी हायरार्ची के अंदर। तो ये हायरार्ची तरतीब देना भी होता है इसका मतलब। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, वो कह रहा है द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनॉमिक। ये आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी है पीछे कि जानवरों को अगर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए तो वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है, और उसको हम कहते हैं टैक्सा। टैक्सा ग्रुप में डिवाइड करना ये, और इसका जो सिंगुलर है वो होगा टैक्सॉन। टैक्सा जमा होती है बहुत सारे ग्रुप, टैक्सॉन सिंगल होती है कि एक ही ग्रुप। और कहते हैं टैक्सा फॉर्म लैडर इस काल, और इसकी एक लड़ी जो होती है, तरतीब जो होती है, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। तो बच्चों यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है टैक्सोनॉमी हायरार्ची की। फर्स्ट हाफ 2 लाइन्स जो है इसकी डेफिनेशन है। आगे वो कह रहा है ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। जितने भी जानदार है वो 5 किंगडम में डिवाइड किए गए हैं। वो आपको बताया था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले शुरू में कि वो कौन कौन सा था। प्रोकैरियोट्स था, किंगडम मोनरा था,
प्रोटिस्टा था, ठीक है, वो अभी यहाँ पे आके भी हम जाके पढ़ेंगे। आगे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज की बुनियाद पे ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर टैक्सा। फिर देखो किंगडम तो बना लिया, लेकिन हर एक किंगडम जो है वो फिर मजीद छोटे टैक्सा में डिवाइड हो रहा है, और वो कौन से टैक्सा हैं वो नीचे दिए गए हैं ये वाले, और ये मैं आपको कल समझाऊंगा कि ये क्या होता है। आज के लिए जो ना वो यही यहाँ तक टॉपिक काफ़ी है, टैक्सोनॉमी हायरार्की है इसमें। तो हमने आज पेज नंबर 33 जो है आपके वहाँ वो पूरा कंप्लीट कर लिया। पेज नंबर 34 से हम कल स्टार्ट करेंगे कि वो क्या होता है। तो बच्चों इसको आप देखिएगा, समझिएगा, अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप जो ना वो कमेंट्स में मेरे से पूछ भी सकते हैं। हाँ, एक बात और कि वो बच्चे जिन्होंने आज का लेसन लिया और उन्होंने मेरा पीछे वाला लेसन नहीं सुने, पहले 2 लेक्चर इसी चैप्टर के, तो मैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मेंशन कर दूंगा। वो बच्चे जो ना वो वहाँ पे जाके तो वो लेक्चर भी सुन सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेसन के लिए जो ना वो अल्लाह हाफिज़।